नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। इस थर्मोडायनेमिक सेकंड जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं हीट कैप, टोटल हीट कंटेन या एंथैल्पी। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि टोटल हीट कंटेन या एंथैल्पी क्या चीज होती है। तो जितने भी रासायनिक प्रक्रम होते हैं उनमें स्थिर दाब पर अगर कोई प्रक्रम संपन्न करवाया जाता है, अर्थात वायुमंडलीय दाब पर कोई प्रक्रम संपन्न होता है, तो इस स्थिति में थर्मोडायनेमिक्स में जो फंक्शन बनता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। यानी उस सिस्टम के लिए टोटल हीट कंटेन कितना होगा इसको हम इसके द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं उष्मा गति के फलक में स्थिर दाब पर तंत्र द्वारा अवशोषित उष्मा की जो मात्रा होती है वो एंथैल्पी के बराबर होती है, या अंतर्निहित जितनी उष्मा होती है वह एंथैल्पी के द्वारा डिनोट किया जाता है। एंथैल्पी को हम कैपिटल H के द्वारा डिनोट करते हैं। इस पर अवस्था में ये अवशोषित उष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर नहीं होती है। इसकी स्पेशल विशेषता क्या है कि जो जितनी ऊर्जा अवशोषित होगी, जो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस की कभी भी बराबर नहीं होती है। अर्थात ये पहली चीज तो ये है, ये प्रेशर टर्म है। स्थिर दाब पर किसी तंत्र के अवस्था परिवर्तन के लिए किया गया कार्य निम्न समीकरण के द्वारा, माने इस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो W = P डेल्टा V। P प्रेशर और वॉल्यूम में जो भी चेंज होता है उसको हम इसके द्वारा डिफाइन करते हैं। यदि तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा U1 और आयतन V1 है तथा तंत्र की अवस्था परिवर्तन के पश्चात जो आंतरिक ऊर्जा है U2 और आयतन कितना हो जाता है, V2 हो जाता है। तो इसको थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम किस तरह लिखेंगे, डेल्टा U = QP - P - डेल्टा V। QP यहां पर स्थिर दाब पर अवस्था तंत्र द्वारा अवशोषित उष्मा की मात्रा है कि किसी भी सिस्टम के द्वारा जितनी उष्मा अवशोषित की जाती है उसे QP के द्वारा हम डिनोट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि U2 - U1 मानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, QP - P V2 - V1। QP = QP की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो U2 + P V2 - U1 + P V1। इस समीकरण के द्वारा हम यहां पर देखते हैं कि U + PV जो होती है इसको एंथैल्पी के द्वारा डिनोट करते हैं कि ये एंथैल्पी की डेफिनेशन को हम यहां पर परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात H = U + PV, H = U + PV। तो U, P और V तीनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। H एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अर्थात प्रारंभिक और अंतिम अवस्था H1 और H2 को हम इस तरह लिख सकते हैं QP = H2 - H1 या डेल्टा H। डेल्टा H एंथैल्पी में वृद्धि, इस प्रकार तो इस समीकरण को द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं कि डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन है या एंथैल्पी में वृद्धि है। कि स्थिर दाब पर तंत्र द्वारा अवशोषित उष्मा एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है। माने कोई भी सिस्टम है हमारे पास में और उसमें स्थिर दाब के ऊपर अवशोषित उष्मा की मात्रा जो होगी वो एंथैल्पी के बराबर होगी। यहां पर हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी P और V जो है वो स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलक है। H भी अवस्था फलक होता, इस प्रकार QP भी एक अवस्था फलक होगा। परिमित मानी इस परिवर्तन को हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा PV। मानी PV की वैल्यू P2 V2 - P1 V1 के बराबर होती है। अर्थात डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा P2 V2 - P1 V1। अर्थात यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर तंत्र प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में दाब की बात कर रहे हैं हम, कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में क्रमशः दाब, यदि ऐसे प्रक्रम के बारे में हम बात करें जिसमें तंत्र में ठोस और द्रव हो तो ऐसे सिस्टम में दाब और आयतन में परिवर्तन नागण्य होता है, क्योंकि अगर कोई भी सिस्टम ठोस है तो उसमें उसके वॉल्यूम में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो P2 V2 = P1 V1 मानी अक्सर ये बराबर होता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास में डेल्टा H = डेल्टा U मानी आंतरिक ऊर्जा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। परंतु तंत्र में एक से अधिक गैसें होने पर भी ये सिस्टम लागू नहीं होता है। एक से गैस के लिए सिस्टम हम डिफाइन कर सकते हैं, एक से ज्यादा गैस होने पर भी ये सिस्टम लागू नहीं होता है। यदि हम एक गैसीय तंत्र के बारे में बात करें जिसमें A और B अभिकारक हैं और स्मॉल a और स्मॉल b मोल अभिक्रिया में अभिक्रिया करके COD बनाते हैं, और COD के कितने बनते हैं, स्मॉल c और स्मॉल d मोल बनाते हैं। मतलब यानी इसको मैं चाहता हूं AA गैसेस स्टेट, BB गैसेस स्टेज = CC, D प्लस गैसेस स्टेज = D गैसेस स्टेट। माने A के A मोल, B के B मोल, C के C मोल और D के D मोल। इस इक्वेशन द्वारा हम डिफाइन
करते हैं। तो अब अगर हम आइडियल गैस के बारे में बात करें तो प्रारंभिक अंतिम अवस्था को हम कहते हैं डेल्टा पीवी इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1, अर्थात C प्लस डी आर टी माइनस A प्लस बी आर टी, मैंने दोनों का जो डिफरेंस होगा, मोलों की संख्या का जो डिफरेंस हो गया, अर्थात क्या कह सकते हैं, डेल्टा पीवी इक्वल टू C प्लस डी माइनस A प्लस बी आर टी। यदि अभिकारक और उत्पाद में मोलों की संख्या में परिवर्तन हो तो इस समीकरण को हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा पीवी इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन अणु की संख्या का मान है, तो डेल्टा एन का मान धनात्मक होने पर समीकरण के अनुसार एंथैल्पी में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन से अधिक होगा। इस प्रकार ऋणात्मक होने पर एंथैल्पी में ऊर्जा परिवर्तन कम होगा, माने इसकी डेल्टा एन की वैल्यू जो पॉजिटिव और नेगेटिव माने धनात्मक होगी तो एंथैल्पी परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा से अधिक होगा, और इसी तरह अगर ऋणात्मक होती है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कम होता है। अब इसको हम अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं कि वाष्पीकरण की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, कोई भी द्रव है वो वेपराइज होता है। किसी द्रव के वाष्पीकरण के लिए परिपार्श्व से द्रव उष्मा ग्रहण करता है, अर्थात द्रव की एंथैल्पी में वृद्धि होती है। इस प्रकार वाष्प के संघनित किया जाए, अगर वाष्प को कंप्रेस करेंगे तो परिपार्श्व को उष्मा देता है, या तो उष्मा देगा या लेगा, अतः तंत्र की एंथैल्पी कम हो जाती है। तो एंथैल्पी के मान में वृद्धि अथवा कमी दोनों परिस्थितियों में समान होती है, अर्थात सिर्फ चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है, माने चिन्ह विपरीत हो जाएगा। अगर देर उस समय एक तरफ धनात्मक है तो दूसरी तरफ क्या होगी, एंथैल्पी की वैल्यू ऋणात्मक होगी, यानी चिन्ह विपरीत हो जाता है। इस प्रकार किसी द्रव के वाष्प में अथवा वाष्प को द्रव में परिवर्तन करने में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को वाष्पीकरण की एंथैल्पी कहते हैं। वाष्पीकरण की एंथैल्पी के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं, वाष्पीकरण की एंथैल्पी की ये डेफिनेशन होगी। इसी प्रकार गलन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जब भी कोई ठोस द्रव में बदलेगा या द्रव ठोस में बदलेगा, यानी वेपर पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और मिल्टिंग पॉइंट, इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो किसी ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने पर, ठोस को मिल्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो फ्यूजन हो गया। यदि किसी ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तन करने पर उसके द्वारा परिपार्श्विक से उष्मा ग्रहण की जाती है, तो इसके द्वारा किसी द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तन करने में द्रव परिपार्श्विक को उष्मा देगा। माने या तो जब भी वो चेंजेज होगा, ठोस को जब भी द्रव को ठोस में बदलेंगे तो ऊर्जा प्रदान की जाएगी, और इसकी विपरीत घटना होगी तो ऊर्जा ग्रहण की जाएगी। अर्थात तंत्र की एंथैल्पी में अवस्था परिवर्तन के लिए कमी और वृद्धि के आकलन जब भी हम करते हैं तो मान समान होता है, सिर्फ उसका चिन्ह बदल जाता है। अर्थात ठोस को द्रव या द्रव को ठोस में परिवर्तन करने में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गलन की एंथैल्पी या फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के द्वारा हम डिनोट करते हैं। जैसे हम एक बात कर रहे हैं कि ताप पर एक ताप फिक्स है, जल के एक मोल को वाष्पीकरण करने के लिए एंथैल्पी में वृद्धि होती है, तो इससे ताप वाष्प में एक मोल को जल में परिवर्तन करने के लिए अर्थात संघनन की एंथैल्पी में कमी होती है। इस प्रकार अर्थात अवस्था परिवर्तन जब भी होगी, जब भी ठोस से द्रव या द्रव से ठोस में परिवर्तन होगा तो एंथैल्पी की जो मान है उसमें कमी और वृद्धि बराबर होगी, सिर्फ उसके साइन में अंतर होगा। जैसे H2 लिक्विड जब H2 गैस में कन्वर्ट होता है तो एंथैल्पी की वैल्यू जो प्राप्त होती है, मानी HV वाष्पीकरण की एंथैल्पी जो प्राप्त होती है प्लस 43.93 किलो जूल प्राप्त होती है। इसी तरह इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, H2 गैस को अगर लिक्विड में परिवर्तित कर रहे हैं तो डेल्टा HB की जो वैल्यू होगी माइनस 43.93 किलो जूल होगी, यानी कि वैल्यू जो होगी वो एंथैल्पी की वैल्यू समान होगी, बस उसका साइन मानी कि साइन उसका विपरीत हो जाएगा, विपरीत साइन दिखाएगा। इसी तरह से जब H2 लिक्विड है, H2 सॉलिड में परिवर्तित होता है तो डेल्टा HF या फ्यूजन ऑफ एंथैल्पी, फ्यूजन की एंथैल्पी हो गई तो उसकी वैल्यू जो होती है माइनस 6.02 किलो जूल होती है। जब इसको उल्टा बात करेंगे, जब भी सॉलिड लिक्विड में परिवर्तित होगा तो प्लस 6.02 किलो जूल इसकी वैल्यू हो जाएगी। मानी एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है, मानी एक मोल के लिए बात कर रहे हैं कि एक मोल के लिए एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो उसका मान दोनों दिशाओं में समान होता है, बस साइन का अंतर होता है। एक उदाहरण और ले रहे हैं, एक मोल जल को एक वायुमंडलीय दाब और ताप पर वाष्प में बदलने के लिए उष्मा अवशोषित होती है। जल तथा वाष्प के मोलर आयतन का मान क्रमशः ये दे रखा है। इस प्रकार कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको देखिए, डेल्टा H इक्वल टू डी यू प्लस PdV, तो P की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा U इक्वल टू, इसमें से इसको कैलकुलेट करके और हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी
किलो जूल में जो वैल्यू है वो वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो वैल्यू है उसकी 1 मोल के लिए हम डिफाइन कर पाएंगे। स्थिर दाब परिवर्तन पे, जब दाब स्थिर होता है, स्थिर दाब परिवर्तन पे जब भी कोई प्रक्रम होता है थर्मोडायनेमिक्स, उसको कहते हैं समदाबीय प्रक्रम या स्थिर दाबीय प्रक्रम। चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस, इसको हम जनरली कहते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होता है अगर कोई प्रक्रम प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक उसमें दाब स्थिर रखा जाता है तो उसे स्थिर दाबीय प्रक्रम या आइसोबैरिक प्रोसेस कहा जाता है। यदि इसमें एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, ये 2 स्टेज हम दिखा रहे हैं कि यदि किसी गैस को एक सिलेंडर में भरा हुआ है और उसके पिस्टल को घुमाने के लिए स्वतंत्र है, पिस्टल आगे पीछे हो सकता है, तंत्र की साम्यावस्था पाने के लिए इस पर W वजन माने कोई एक वेट रख देते हैं और इस अवस्था में गैस द्वारा पिस्टल पर लगा गया बल और वजन यानी जो लगाया गया उसको देखिए। प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पर P1 है और P1 और V1 T1 टेम्परेचर पिक्स है, यहां से यहां तक इसकी बात की जा रही है। अब अंतिम अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था होगी। अंतिम अवस्था में देखिए P0 जो अपर लिफ्ट हो गया, मानी ऊपर की तरफ ये लिफ्ट हो जाता है, मानी कि इस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। P2 V2 ये अंतिम अवस्था होगी, प्रारंभिक अवस्था होगी और अंतिम अवस्था होगी। यदि तंत्र का दाब और आयतन साम्यावस्था से पहले और बाद में क्रम से स्थिर रहता है तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है du इक्वल टू 1 से 2 डे QP या -1 से 2 PdV के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात हम ये कह सकता हूं H2 माइनस H1 इक्वल टू QP। H जो है दोनों चरों में, मानी दोनों जो सिंबल्स स्टेट्स हमारे P और T का फलक है, डेल्टा H इक्वल टू DH अपॉन DT विथ कांस्टेंट प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू dt। एक बार dt के रेस्पेक्ट में, एक dp के रेस्पेक्ट में हम इस इक्वेशन को लिखते हैं dH अपॉन dp एट विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर विथ कांस्टेंट dp। अर्थात स्थिर दाब है, डेल्टा p इक्वल टू 0 है तो डेल्टा h इक्वल टू डेल्टा h अपॉन dt p dt के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा h इक्वल टू हो गया qp, तो डेल्टा qp इक्वल टू हो गया डेल्टा h अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट प्रेशर dt। तो dqp अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा h अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी प्रकार अतः स्थिर दाब पर किसी तंत्र द्वारा परिपार्श्व से जितनी उष्मा ग्रहण की जाती है वो उतनी ही उष्मा जो ग्रहण की जाती है उस स्थिर दाब पर उष्माधारिता के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसको हम बोलते हैं Cp। तो Cp इक्वल टू हो गया dH अपॉन dt विथ रेस्पेक्ट टू P। तो DH इक्वल टू Cp dt प्लस DH अपॉन dt, ये DH है, DH अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू dp। अर्थात स्थिर दाब पर dp इक्वल टू 0 हो गया तो DH इक्वल टू Cp dt। इस तंत्र की अवस्था में ताप परिवर्तन किया जाता है, टेम्परेचर में चेंज करते हैं, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल टू T1 से T2 Cp dt, डेल्टा H इक्वल टू Cp डेल्टा T। Cp का मान ताप परिसर में, मानी कि ताप इसके द्वारा हम कह सकते हैं किसी भी तंत्र में एंथैल्पी परिवर्तन को हम कैलकुलेट किया जा सकता है किसी भी सिस्टम के लिए। एक एग्जांपल है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और स्थिर दाब पर, ताप 10 डिग्री है, स्थिर ताप 1 मोल जल को जल ठोस में परिवर्तित होता है का मान है तथा जल और बर्फ के लिए क्रमशः जो मान है एंथैल्पी परिवर्तन की परिकल्पना हम इसके द्वारा करते हैं। तो डेल्टा H इक्वल टू Cp dt, तो डेल्टा H इसकी वैल्यू 263 और इसमें से 273 केल्विन पे Cp T1 माइनस T2 माइनस T1 डेल्टा H की कैलकुलेशन, इस तरह डेल्टा H की हम कैलकुलेशन इसके द्वारा कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं एंथैल्पी परिवर्तन किस तरह होता है। धन्यवाद।